हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। मेरा नाम है अजय सांगवान। आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, अजय सांगवान फिजिक्स। तो ये डिस्कस करने से पहले लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन इक्वेशंस डिस्कस करने से पहले एक बार गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। X, Y, Z, these are the axis and O is the observer। तो ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S प्राइम विच इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी V along X डायरेक्शन along X एक्सिस विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह इसके अंदर ओबे होंगे और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों एक दूसरे के रिलेटिव क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन आप डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। एंड दीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कनेक्ट द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे स्पेस एंड टाइम दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं, दो इम्पोर्टेंट टर्म हैं और उन्हीं के कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो x, y, z है, दीज आर द स्पेस कोऑर्डिनेट इन रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसी तरीके से जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके स्पेस कोऑर्डिनेट हैं x प्राइम, y प्राइम एंड z प्राइम। ओके, स्पेस एंड टाइम अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन दीज आर एब्सोल्यूट। यानी कि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन दोनों में से कोई से भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किन्हीं दो स्पेस पॉइंट के बीच का स्पेस इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम लेंथ बोलते हैं, वो आपको सेम मिलेगा। दोनों ऑब्जर्वर सेम गैप को नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसी तरीके से आपका टाइम भी एब्सोल्यूट है। तो टाइम एब्सोल्यूट बोलने का मतलब हुआ कि जो टाइम इंटरवल एस प्राइम ऑब्जर्व करेगा किसी दो इवेंट में, वही टाइम इंटरवल आपका एस भी ऑब्जर्व करेगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है वो स्पेस इंटरवल में और टाइम इंटरवल में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, इसलिए स्पेस एंड टाइम दोनों क्या हैं, एब्सोल्यूट हैं। अब देखिए यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट मस्ट बी फंक्शन ऑफ that must depend upon the direction of propagation of observer or frame of reference you can say, and it must be a relative parameter। ये एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वन टू वन कोरस्पोंडेंस, यहाँ पर एक प्रिंसिपल ओबे हो रहा है और ये है आपका वन टू वन कोरस्पोंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्पेस कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक स्पेस कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग एक ही स्पेस कोऑर्डिनेट दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी ये जो इक्वेशंस हैं, जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पेस कोऑर्डिनेट को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पेस कोऑर्डिनेट से या टाइम कोऑर्डिनेट से कनेक्ट कर रही हैं, वो कैसी हो, लीनियर इक्वेशन। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ principle of one-to-one correspondence is that the transformation relation must be linear not quadratic। ठीक है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास दो रूट आ जाते हैं। तो अगर ये एक रिलेशन आपके यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म भी हों तो इसका मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दो आते हैं। तो एक स्पेस कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक स्पेस कोऑर्डिनेट के कोरस्पोंडिंग दूसरे में आपको दो मिलेंगे, इसलिए यह रिलेशन आपके क्वाड्रेटिक नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। और यहाँ से इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 1881 में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसकी आउटकम क्या थी, उसकी आउटकम थी स्पीड ऑफ लाइट है जो, यानी कि ये
स्पीड ऑफ लाइट है दिस इज एब्सोल्यूट। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, it was one of the most failed experiment, but its importance is very high, and that is इसने प्रूव किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है c, ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट, ये आपकी एब्सोल्यूट है, ठीक है। और आइंस्टीन ने इसी को मान करके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट दिए और डिजाइन किया। चलिए ठीक है, तो अब इसी चीज़ को यूज़ किया लॉरेंज ने, ठीक है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के जो फेलियर्स थे दोज वर एक्सप्लेन्ड बाय फिट्जराल्ड एंड लॉरेंज। तो इन्होंने क्या एज्यूम किया, इन्होंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ एक इस लास्ट वाले प्रिंसिपल को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पर देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, जो आपका स्पेस है, स्पेस एंड टाइम, ये दोनों के दोनों ये क्या है आपके वेरिएंट हैं, पैरामीटर हैं, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, ओके, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, ओके, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट सी दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसने मान लिया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। किसी भी इन दोनों ऑब्जर्वर में से कोई भी ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करे, किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जर्व करे, एंड दैट विल बी सी, ओके। प्रिंसिपल ऑफ 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, ये भी ज़रूरी है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जो भी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिलेशन आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास 1-to-1 कोरस्पोंडेंस होनी चाहिए, ओके। So speed of light that must be constant. So this is called principle of, this is called principle of या law of constancy of speed of light। तो स्पीड ऑफ लाइट है आपकी वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। और दूसरी थर्ड रिक्वायरमेंट होगी, थर्ड रिक्वायरमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ 1-to-1 कोरस्पोंडेंस। तो ये 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, ठीक है। और जो आपकी फोर्थ रिक्वायरमेंट है, तो 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, ये प्रिंसिपल क्या डिमांड करता है, ये डिमांड करता है कि आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस हैं दोज मस्ट बी लीनियर इक्वेशन। कैसे इक्वेशन होनी चाहिए, वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, जैसे आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन मस्ट अप्रोच टू Galilean transformation relation when the velocity is very less than the speed of a light, ओके। तो यानी कि LTR के ऊपर जो भी आप इक्वेशन डिजाइन करने जा रहे हो, वो इक्वेशन अगर वहाँ पे मैं लिमिट लगा दूँ वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारे वही रिलेशन आ जाने चाहिए जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में ऑब्टेन किए थे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए स्पेस एंड टाइम दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड वी विल एज्यूम लीनियर इक्वेशन, स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट लेंगे, 1-to-1 कोरस्पोंडेंस रखेंगे, ठीक है। तो हमारे जो रिलेशंस हम बनाएंगे दोज मस्ट बी लीनियर। और यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ x that is equal to a
times of space coordinate in moving frame of reference plus b times of the time coordinate in moving frame of reference। तो मैंने ये क्रूड रिलेशन यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ए एक्स प्राइम प्लस बी टी प्राइम दैट इज इक्वल टू स्पेस कोऑर्डिनेट ऑफ रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन ए। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमारी कंडीशन है रिलेशन लीनियर होना चाहिए, तो ये फुलफिल हो गई। दूसरा, हमने मान लिया कि जो स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट हैं दोज आर नॉट एब्सोल्यूट, लीनियर इक्वेशन हो गई, 1 to 1 कोरस्पोंडेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब हम, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसलिए आपका जो वाई एंड वाई मस्ट बी इक्वल टू वाई प्राइम, जेड मस्ट बी इक्वल टू जेड प्राइम। So this is your second relation, relation B, and this is your third relation. Now the time, space आपका ये वेरिएंट है, टाइम भी आपका एब्सोल्यूट नहीं है, तो टाइम के कोरस्पोंडिंग भी इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। T इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x प्राइम प्लस n टाइम्स ऑफ t प्राइम, एंड दिस इज योर फोर्थ रिलेशन। अब यहाँ पर देखिए जो ए बी एम एंड एन है, दीज आर सम कॉन्स्टेंट्स, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ये जो कोफिशिएंट हैं स्पेस कोऑर्डिनेट के एंड टाइम कोऑर्डिनेट के, ये हमें फाइंड आउट करने हैं, एंड देयर वैल्यू मस्ट बी सच दैट फुलफिल ऑल दीज क्राइटेरिया। ओके, तो यहाँ पर इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, सारी कहानी सेम रखेंगे। अब इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वर ओ है वो या फिर ओ प्राइम, इन दोनों में से कोई भी मेजर करे, स्पीड ऑफ लाइट आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल केस कंसिडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं किसी टाइम पे, इनिशियल टाइम पे, और आपका जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज शोन हेयर, ये हो गया यहाँ पे, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड योर जेड एक्सिस, एंड द ऑब्जर्वर इज ओ, इट इज हेयर, एंड दिस इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड द एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जस्ट सुपर इम्पोज ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब कि जो एक्स प्राइम एक्सिस है वो भी इसी के अलोंग है, वाई प्राइम भी इसी के अलोंग है, ठीक है, एंड जेड प्राइम भी इसी के अलोंग है, एंड इट इज़ फॉर द टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, एंड एट t इक्वल टू 0 एक्स प्राइम, अब आप देखें यहाँ पे, देखिए अब जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका इसके साथ ये ओवरलैप कर रहा है। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इट इज़ इन रेस्ट एंड एस प्राइम इज मूविंग, तो एस प्राइम आपका आगे निकल गया होगा, ठीक है, ये आपका आगे निकल गया होगा, तो जो आपका ओ प्राइम है वो भी आपका आगे बढ़ गया होगा। जब ये दोनों के दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही पॉइंट पे थे, जब दोनों के दोनों ऑब्जर्वर ओ एंड ओ प्राइम एक ही पोजीशन पे थे, मान लेते हैं उस टाइम पे एक स्पार्क होता है, ठीक है। अब जो लाइट है, जैसे आपको पता है अभी हम पढ़ते हैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, दिस इज द लाइट सोर्स, ठीक है, and a spark occurs here, then light will travel in all possible directions, और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट क्या कहता है कि कोई भी डायरेक्शन हो आपकी, चाहे ये वाली डायरेक्शन हो, चाहे ये वाली हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप ऑब्जर्व करें, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होगी, c होगी, ठीक है। तो अगर t टाइम में देखें, हमारे पास एक स्फेरिकल एनवलप बन गया होगा, ठीक है, एक स्फेरिकल एनवलप बन गया होगा और उसकी रेडियस क्या होगी, c इंटू टी, ओके, एंड दिस इज फॉर ऑब्जर्वर ओ, बिकॉज ऑब्जर्वर ओ इज एट रेस्ट,
तो यहाँ पर देखिए ये मैं बना देता हूँ, यहाँ पे आप समझ लेना इसको। ये मैंने एनवलप बना दिया एंड इफ़ यू ऑब्जर्व दिस फ्लैश, द distance traveled by this light, this sphere, expansion of this sphere will be by a distance of c into t. ओके, तो स्फीयर की इक्वेशन अगर मैं ऑब्जर्वर ओ के लिए लिखूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए? आई हैव टू राइट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस z square. This must be equal to radius of the sphere as observed by observer O. So this will be equal to c into t and its square. So this is your another equation. Let this is equation 1. Okay. Now the same sphere of luminance is observed by another observer O prime, and the principle of constancy of speed say that जो ऑब्जर्वर ओ प्राइम है वो भी लाइट की स्पीड को कितना ऑब्जर्व करेगा? सी ऑब्जर्व करेगा। लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब टाइम ऑब्जर्वर ओ के लिए क्या होगा? टी प्राइम होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं ऑब्जर्वर ओ, दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, this is for observer O, you can write this, and for observer O prime you will write x prime square plus y prime square plus z prime square. This will be equal to c into t prime and square of this is equation number 2. Okay, now how x and x prime, y and y prime, z and z prime, t and t prime, these are connected with one another. So these are our assumptions which fulfill all these requirements for Lorentz transformation relation. And if these are the transformation relation, they have to obey this equation. These equations are in favor of principle of constancy of speed of light. Okay, so if I substitute the value of x, y, z and t in equation number 1, that must reduce into equation number 2. Okay, so if I rearrange this first equation, I can write x square plus y square plus z square minus c square t square, that will be 0. And this equation also x prime square y prime square plus z prime square, इसको भी इधर ले आओ, माइनस सी स्क्वेयर टी प्राइम स्क्वेयर, दैट विल आल्सो बी 0. अगर दोनों 0 हैं तो ये दोनों की दोनों इक्वेट कर दो, इनको इक्वल टू कर दो. देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिस इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू 0. तो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या कहती है आपको? 0 इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वेयर प्लस वाई प्राइम स्क्वेयर प्लस जेड प्राइम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एंड टी प्राइम स्क्वेयर. ओके, लेट मी क्लीन इट. तो देखिए अगर मैं दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास इस टाइप की सिचुएशन बनती है और दोनों की दोनों इक्वेशन आपको 0 देती हैं. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पे अब हम ये जो रिलेशन है हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग. नाउ द game starts and the value of x, I am going to substitute the value of x here. So I will write a x prime plus b t prime and square of this. Then I have y square. So y square will be equal to y prime square. So this will be y prime square. In the same way z is equal to z prime. So z square will be equal to z prime square. Then you have minus c square t square.
So this will be minus c square and t square. T is equal to this thing, this factor, and this is mx prime plus n times of t prime and square of this. Okay, and this will be equal to this thing. This will be equal to x prime square plus y prime square plus z prime square and minus c square and t prime square. If this equation is true, then the coefficients of x prime square, y prime square, z prime square and x prime, t prime must be same on the both side. Let me open this formula. तो यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस यू हैव बी स्क्वायर, देन यू हैव t प्राइम स्क्वायर प्लस 2ab and then you have x prime and t prime and you can see y prime square ये कैंसिल हो जाएंगे, z स्क्वायर प्राइम z प्राइम स्क्वायर z प्राइम स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो गए, तो ये ओपन हो गया माइनस, अब आपको लिखना है माइनस सी स्क्वायर एंड हेयर आई विल ओपन दिस एंड आई विल गेट, पहला फैक्टर आएगा मेरे पास m स्क्वायर एक्स प्राइम स्क्वायर, सो दिस विल बी m स्क्वायर एंड एक्स प्राइम स्क्वायर। दूसरा फैक्टर मेरे पास आएगा माइनस सी स्क्वायर, देन यू हैव n स्क्वायर एंड t प्राइम स्क्वायर। ओके, इसके बाद अगला फैक्टर आएगा मेरे पास माइनस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर m इंटू n देन x प्राइम एंड t प्राइम। ओके, दिस होल थिंग इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे आपने ये सी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, a प्लस बी का फॉर्मूला भी ओपन कर दिया एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव x प्राइम स्क्वायर, ओके, देन यू हैव माइनस सी स्क्वायर एंड t प्राइम स्क्वायर। ओके, अब देखिए अगर ये इक्वेशन सही है, इफ दीज इक्वेशंस आर चोजन अप्रोप्रिएटली देन ये इक्वेशन फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स प्राइम के देख लो, यहाँ पे ये आपका एक्स प्राइम है, यहाँ पर एक्स प्राइम स्क्वायर है, एक्स प्राइम स्क्वायर एक्स प्राइम स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्राइम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये कोफिशिएंट है आपको इक्वल रखने होंगे, ठीक है, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई विल गेट ए स्क्वायर, यहाँ से उठा लिया, माइनस दूसरा कोफिशिएंट है एक्स प्राइम स्क्वायर का दैट इज सी स्क्वायर एंड एम स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर एक्स प्राइम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, सो दिस विल बी 1। अब देखो टी प्राइम स्क्वायर के कोफिशिएंट देखें, यहाँ पर पहला क्या है बी स्क्वायर, तो मैंने ये उठा लिया। अब अगला देखेंगे टी प्राइम स्क्वायर का माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर एंड यू हैव एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब आप जाएंगे राइट हैंड साइड में, टी प्राइम स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस सी स्क्वायर, समझ पा रहे हो। अब इससे आगे देखिए आप, अब एक्स प्राइम एंड टी प्राइम इसके कोफिशिएंट देखें यहाँ पर और यहाँ पे, तो एक्स प्राइम टी प्राइम है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई कैन राइट 0 टाइम्स ऑफ एक्स प्राइम एंड टी प्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो 2ab कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम और यहाँ पे माइनस 2c स्क्वायर, देन यू हैव m एंड n, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, अब आपको ये सोल्व करनी होती है, ठीक है। तो इनको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थर्ड वाली से स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 2 दोनों में है, तो 2 को आप कॉमन लेकर के जो ब्रैकेट में आएगा उसको लिख सकते हैं आप a इंटू बी, दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एम एन। ओके, तो ये मेरी जो थर्ड इक्वेशन है मैंने उसी को रीराइट किया है, ठीक है। ये फैक्टर उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए वापस से मैं जो हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वहाँ पे जाऊँगा। अब हमारी एक रिक्वायरमेंट है
जो हमने सबसे लास्ट में लिखी हुई है यहाँ पे। अगर मैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो अभी हम डिजाइन करेंगे वो, अगर मैं उनके ऊपर कंडीशन लगाता हूँ v वेरी वेरी लेस देन c, तो हमारी इक्वेशन आ जानी चाहिए जी टी आर की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो रिजल्ट्स है ना, यहाँ पे जो आप ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन डिजाइन करोगे, दोज मस्ट बी डिजाइंड इन सच ए वे, ये आपके कंडीशन फुलफिल हो सके। ठीक है, तो बाकी सारी कंडीशन आपने यहाँ पे कंसीडर कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो जी टी आर इक्वेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, उनको फिर से डिस्कस करेंगे। तो वापस से देखिए, हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी जी टी आर। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन थी x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी। ठीक है, जे टी आर में टाइम एब्सोल्यूट था, इसलिए यहाँ पर t ही आएगा। ठीक है, और दूसरी हमारे पास है एल टी आर, और एल टी आर में हमारी दो इक्वेशन है। एल टी आर में हमारा स्पेस एंड टाइम दोनों के दोनों नॉन एब्सोल्यूट हैं, तो एक ये इक्वेशन है, एक ये, मैं दोनों को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर है मेरे पास x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स प्राइम प्लस b टाइम्स ऑफ t प्राइम, देन यू हैव t इक्वल टू m टाइम्स ऑफ एक्स प्राइम प्लस n टाइम्स ऑफ t प्राइम। अब मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करूँगा and I will connect the space coordinate with time coordinate for a certain condition, and that condition is when x prime is equal to 0। ये कंडीशन ले ली मैंने। ठीक है, तो x प्राइम आपका 0 है अगर, तो ये वाली जो इक्वेशन आपकी जी टी आर की जो अपनी इक्वेशन है, दैट विल रिड्यूस टू x इज इक्वल टू v इंटू टी। ओके, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये 0 हो गया देखिए, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू बी इंटू टी प्राइम। ओके, और जो लास्ट वाली इक्वेशन है वहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, लेट मी चेक दिस इज आउट ऑफ स्क्रीन और नॉट, नो। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये पार्ट अपना 0 हो गया, और हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू n इंटू टी प्राइम। ठीक है, अब देखिए इन इक्वेशंस को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए x, ये दोनों x की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जी टी आर के अकॉर्डिंग x मस्ट बी इक्वल टू वी टी, एंड एल टी आर के अकॉर्डिंग x मस्ट बी इक्वल टू बी टी प्राइम। तो अगर मैं इन, ये दोनों x हैं, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहला वहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। सो थ्योरेटिकली we have vt, this is equal to bt प्राइम। ठीक है, vt इक्वल टू bt प्राइम, क्योंकि दोनों x के इक्वल है, और दूसरा है t इक्वल टू nt प्राइम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने t इक्वल टू nt प्राइम। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर t की वैल्यू उठा करके इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, आई विल गेट v इंटू टी की वैल्यू है मेरे पास n t प्राइम, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास आ गया b t प्राइम। समझ पा रहे हो, तो t प्राइम से t प्राइम आपका कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद b इज इक्वल टू v इंटू n। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी, आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया b एंड n के लिए। ठीक है, अब आपको इसका इस रिलेशन का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, तो आपके पास b एंड n इनकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ अब। इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए मैं बीच वाली इक्वेशन को लिख रहा हूँ, तो बीच वाली इक्वेशन है मेरे पास बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एन स्क्वेयर, एंड देन यू हैव
माइनस सी स्क्वायर। डन। तो अब यहाँ पर मैं b की वैल्यू रख देता हूँ, b इज वी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर, दिस इज माइनस सी स्क्वायर। अब मैं माइनस कॉमन ले लूँ अगर इधर, तो मेरे पास हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं एन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास हो गया एन स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एन स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, आई विल गेट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, आपके पास रह गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए एन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रह गया, एन विल बी इक्वल टू 1 एंड रूट ऑफ दिस टर्म, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो देखिए एक तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एन की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, बी विल बी इक्वल टू वी टाइम्स ऑफ एन, यानी कि यहाँ पे आ गया वी डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस यहाँ पे आ गया आपका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपने बी की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमारे पास दो फैक्टर और रह गए, ठीक है। कौन से दो टर्म, दो कोफिशिएंट और रह गए, बी निकल गया, एन निकल गया, ए रह गया और एम रह गया। अब ये आपको सोल्व करने हैं। तो फर्दर इन रिलेशन को रिड्यूस करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। लेट मी क्लीन इट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है a इंटू बी, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर एन इंटू एम। तो मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूँ, b इज इक्वल टू वी इंटू एन। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया b की वैल्यू इंसर्ट करनी है, a v इंटू एन, दिस विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, देन यू हैव एन, देन यू हैव एम। तो जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन फिर से रिड्यूस हो गया, ठीक है। हमारे पास आ गया a इंटू वी, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम। अब देखिए, अब आपको इनकी चाहे तो आप m की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे पहली इक्वेशन। देखिए आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ली, ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर ली अभी की। अब आपकी ये इक्वेशन रहती है, बस इसको यूज़ करते ही a एंड m इनकी वैल्यू भी आ जाएंगी। तो चलिए मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v एंड देन यू हैव m। ओके, लेट मी इंसर्ट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर है पहले, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है तो इसका मतलब c बाई वी इंटू एम, इसका स्क्वायर कर दिया। देन यू हैव माइनस सी स्क्वायर इंटू एम, एम का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन ले लो, एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया एम स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे है सी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो सी स्क्वायर भी आपने कॉमन ले लिया। यहाँ से अपने पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रहेगा, देखिए सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो सी की 4, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर रह गया, और वी इसकी भी पावर 2 है तो वी स्क्वायर माइनस हेयर यू हैव सी स्क्वायर एम, ये आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया अपने पास 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। समझ पा रहे हो। तो अब इसको हमें सोल्व करना है, एलसीएम ले लें इसका। तो एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मैं इसी को रीअरेंज कर देता हूँ। देखिए एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया। अब क्या करना आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास आ जाएगा m, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर,
divided by c square, and then you have c square minus v square. Okay, so you have m square here, so m square is this. Now we are to solve it. You can write it, m will be equal to, you are to take root of this, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v बाई सी. ओके, और नीचे से देखो, आप सी स्क्वायर ये भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन रूट भी करना है इसका साथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आप m लिख रहे हो. ठीक है, तो बाहर सी आएगा सिर्फ, तो यहाँ पे सी स्क्वायर लिख देता हूँ मैं. ठीक है, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. लेट मी सोल्व इट completely. I am writing here m square, this is v square by c square, पहले से है c square कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया c रेज टू पावर 4, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, और अब इसका क्या कर देना है, रूट. ठीक है, तो रूट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा, वी विल गेट m इज इक्वल टू, यहाँ पे v रह गया, यहाँ पे देखिए c रेज टू पावर 4 है, तो नीचे रह गया c स्क्वायर, और नीचे इसके 1